नमस्कार फ्रेंड्स, आपको पता ही है लोकनाट्य पे हम बात कर रहे थे, जहाँ पे इसके पहले वीडियो आपने देख ली होगी। उसके बाद ये सेकंड वीडियो है। आपके लिए मैं समराइज के लिए बता दूं कि कल हमने नाचा पे बात करी थी, यानी कि लोकनाट्य की जो परिचय होती है, इंट्रोडक्टरी फॉर्म, इस पे हमने बात कर ली थी। उसके बाद सेकंड जो फॉर्म है उसके प्रकार, यानी कि नाचा हो, मैंने इसके 4-5 प्रकार बताया था, नाचा, गम्मत, इसी प्रकार दही कांदो है। ठीक है, ये तीनों पे हमने बात कर ली थी और हमने कहा था कि नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे जो प्रकार हैं, जैसे कि रास आने वाला है, रहस, इसके बाद माओ पाठ आने वाला है, इन पे हम चर्चा आगे करते जाएंगे। तो बिल्कुल आप देखिए, ये चौथे नंबर का आपका रहस या फिर इसको रास बोलते हैं, इस पे हम आज चर्चा कर रहे हैं। तो देखेंगे आदत के अनुसार फिर से हम एक फॉर्मेटिंग आपके लिए लेके आए हैं, जैसे कि आपको इससे बहुत हेल्प होती है याद करने के लिए, नोट्स बनाने के लिए और इवन इसको अच्छे से कैटेगराइज करने के लिए भी कि कौन से टॉपिक्स कहाँ पे हमको रखनी है। तो बिल्कुल आप देखेंगे रहस के बारे में हम क्या है देखने वाले हैं। छत्तीसगढ़ में रहस, उनके आधार, स्वरूप और प्रमुख कलाकार के बारे में देखने वाले हैं। ये बहुत हेल्प करेगा वनडे एग्जाम के लिए भी, मेंस के लिए भी इसी फॉर्मेट में आपको लिखना है। उसके बाद आयोजन, यानी कि रहस का आयोजन किस प्रकार होता है, इस पर हम चर्चा करेंगे। तो देखते हैं 1 बाय 1 क्या है। तो इधर आप बिल्कुल अब लिखते जाएंगे, मैं बता रहा हूँ। श्रीमद् भागवत गीता, इसको लिखेंगे श्रीमद् भागवत, ठीक है, श्रीमद् भागवत गीता। इसमें वर्णित कृष्ण राधा जो है, श्रीमद् भागवत गीता में वर्णित कृष्ण राधा की जो रास लीला है, ठीक है, रास लीला है, उसके कथा का गीत रूप में है। ठीक है, कथा का गायन रूप में या फिर गीत रूप में है, गायन बोल सकते हैं इसको, कथा का गायन रूप, इसे ही रास लीला कहते हैं, इसे ही रहस कहा जाता है। यहाँ तक परफेक्ट, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये तो रही इसकी क्या है की बात। इसके बाद आप देखोगे तो इसके विषय, इनमें विषय क्या क्या है। तो विषय आप देखेंगे, जब कृष्ण लीला के बाल लीला भी है उसकी, तो उसके बाल्यकाल से, यानी कि बाल लीलाओं से लेकर कंसवध तक, जो कि इसका खलनायक ही है वो, कंसवध तक इसकी जो चलती है उसी को ही रास लीला, मतलब रास लीला के अंतर्गत कहाँ तक, कृष्ण के बाल्यकाल से आप लिखेंगे बिल्कुल बाल्यकाल की लीला से लेकर कंसवध तक, ठीक है, कंसवध तक इसके अभिनय के विषय हैं, यानी कि रहस लोकनाट्य के अभिनय के विषय हैं। यहाँ तक परफेक्ट, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसकी हिस्ट्री पे चलते। ये तो रहा पहला डायमेंशंस क्या में है, इसके बाद इसका दूसरा डायमेंशंस रहेगा इसके हिस्ट्री को लेके, ठीक है, इसके हिस्ट्री, इसका मतलब क्या है कि कब से चली आ रही है। तो ये रहस लीला या फिर रास लीला की परंपरा हमारे है वंशी, इसको मैं बहुत से पढ़ाऊँगा, है वंशी, कलचुरी नरेश, ये तो आप सुने ही होंगे, कलचुरी नरेशों के काल से, ठीक है। इसको हम हिस्ट्री में पढ़ने वाले हैं, क्योंकि कलचुरी डायनेस्टी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बड़ी डायनेस्टी है, इसको बहुत अच्छे से देखने वाले हैं। तो इसको आप लिख के रखेंगे, है वंशी कलचुरी नरेशों काल से ये जो है हमारे रहस लीला, ठीक है, रहस लीला की परंपरा चली आ रही है। यहाँ तक कोई दिक्कत है। इसके अंतर्गत जो मैं तीसरा बताया हूँ, इसको यहाँ लिख रहा हूँ, यहाँ पे देखेंगे, इसमें नायक, इसको लिखेंगे नायक कृष्ण, यानी कि श्री कृष्ण लिखेंगे, नायक श्री कृष्ण जी रहते हैं। और इसमें नायिका, यानी कि रहस लीला की नायिका अपनी राधा, उसके बाद खलनायक बोलते हैं, इवन इसको खलनायक से प्रतिनायक भी बोलते हैं, ये हो जाएंगे आपका कंस, ये आप लिखेंगे साइड में। छत्तीसगढ़ के लोकनाट्यों में इसको आप बिल्कुल लिखेंगे, छत्तीसगढ़ के लोकनाट्यों में रहस लीला का स्थान बहुत महत्वपूर्ण है। सेकंड चीज यहाँ पे लिखेंगे आप, छत्तीसगढ़ के रहस्य, ये जो है उत्तर प्रदेश के रासलीला से प्रभावित है, यानी कि छत्तीसगढ़ की जो रासलीला है इसको रहस लीला बोलते हैं। एक चीज बोलूंगा आप समझ जाएंगे। तो छत्तीसगढ़ की रासलीला जो है उत्तर प्रदेश के, मैंने कहा यूपी, ठीक, उत्तर प्रदेश के रासलीला से प्रभावित है, यहाँ तक कोई दिक्कत। उसके बाद इसके आधार देखेंगे, ठीक है। तो छत्तीसगढ़ के रहस के बारे में 2 चीज़ बताया हूँ, लोकनाट्यम प्रमुख स्थान रखता है, एमपी स्थान है, और दूसरा यूपी के रासलीला से प्रभावित है। अब इसके आधार की हम बात करें तो इसमें लिखेंगे बाबू रेवा राम, इसको लिख के रखो, पहले मैं बताता हूँ, बाबू रेवा राम, ठीक है, ऐसे करके अंडरलाइन करेंगे और यही आपको याद करने के लिए ये इंपॉर्टेंट रहेगा। तो बाबू रेवा राम करके आगे लिखेंगे, इसको यह समझने की कोशिश करेंगे। तो श्रीमद् भागवत गीता, ठीक है, श्रीमद् भागवत गीता, इसी के आधार पर बाबू रेवाराम के द्वारा एक पांडुलिपि तैयार की गई है। अब पांडुलिपि क्या होती है इसको आप अच्छे से समझेंगे। पांडुलिपि मतलब ये कोई नकल नहीं होता है किसी चीज़ को, यानी भागवत गीता के अंतर्गत जो रास लीला है, जो भी वहाँ पे वर्णित है, उसको अपने हस्तलिखित, यानी कि अपने हाथों से जो लिखा गया है उसको पांडुलिपि बोला जाता है।
ठीक है। तो इसमें इधर उधर नहीं जाएंगे, सिर्फ एक लाइन लिखेंगे बाबू रेवाराम के बाद श्रीमद् भागवत गीता, ठीक है। इसके आधार पर बाबू रेवाराम के द्वारा पांडुलिपि तैयार की गई है, यही छत्तीसगढ़ के रहस्य का आधार है। एकदम परफेक्ट। तो नेक्स्ट हम चलते हैं। तो रहस्य में 3 चीज़ पे बात कर ली है, ठीक है, 3 चीज़ पे। इसको 1 बाय 1 आप एक एक करके लिखते जाएंगे, ये बहुत आपको हेल्प करेगी याद करने के लिए। इस स्वरूप, ठीक है, इसको मैं आगे लेके जा रहा हूँ। स्वरूप छत्तीसगढ़ में रहस्य लीला या फिर रास लीला का स्वरूप 2 रूपों में दिखती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको मैं 2 खंड में बताऊंगा ताकि समझने में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। पहले को बोलते हैं स्वर्ण रहस्य, ठीक है, स्वर्ण रहस्य लिखेंगे। दूसरे को बोलते हैं सतनामी रहस्य, ठीक है। अब देखेंगे एक एक 1 बाय 1 लिखते जाएंगे और उधर इसका कंपैरिजन भी होते जाएगा, ठीक है। तो स्वर्ण रहस्य 9 डेज या फिर बोल सकते हो 9 दिनों तक चलती है। उसी प्रकार सतनामी रहस्य 10 डेज यानी कि 10 दिनों तक चलती है। यहाँ तक कोई दिक्कत? तो पहली लाइन आपका समाप्त होता है। अब यहाँ देखेंगे रहस्य में एक मुख्य पात्र होता है व्यास का, ठीक है। पहले इसको समझिए, अभी नहीं लिखेंगे, फर्स्ट लाइन लिखवा चुका हूँ। तो रहस्य में फर्स्ट मुख्य पात्र होता है व्यास। इसको एक बार मैं समझा देता हूँ। व्यास, अब ये व्यास क्या होता है? व्यास एक कथावाचक होता है, यानी कथा बताने वाला। तो व्यास को क्या बोलते हैं? कथावाचक। कथावाचक को आप समझाने की जरूरत तो नहीं है, आपको समझ गए होंगे कौन है, ठीक है। तो रहस्य के जो मुख्य पात्र जो कि व्यास का है, इसमें व्यास की भूमिका निभाने वाला ब्राह्मण होता है। यहाँ तक क्लियर है एकदम? तो व्यास की भूमिका स्वर्ण रहस्य के अंतर्गत व्यास की भूमिका ब्राह्मण के द्वारा निभाया जाता है। उसी प्रकार सतनामी रहस्य के अंतर्गत व्यास की भूमिका इसी जाति के शिक्षित व्यक्ति के द्वारा निभाया जाता है। यहाँ तक परफेक्ट है? तो इसी जाति के शिक्षित व्यक्ति, ठीक है, शिक्षित व्यक्ति के द्वारा व्यास की भूमिका निभाई जाती है। अब व्यास क्या है, इसका फंडा एकदम क्लियर हो गया होगा। आई होप कि आपको बहुत अच्छे समझ आई होगी। नेक्स्ट हम चलते हैं। तो ये तो रही 9 डेज और फिर व्यास की बात। तीसरी चीज़ आती है, देखेंगे वेदी। एक आपको शब्द आएगा वेदी में। जब ये जो स्वर्ण रास लीला किया जाता है उस समय वेदी में कृष्ण राधा की, ठीक है, कृष्ण राधा की प्रतिमा स्थापित की जाती है, ये जो स्वर्ण रास करते समय। जबकि सतनामी रास करते समय जो है वेदी में समझाऊंगा, ठीक है, पहले लिख के रखेंगे। वेदी में कृष्ण राधा के मूर्ति के साथ या फिर इनकी प्रतिमा के साथ गणेश जी की और रिद्धि सिद्धि की भी प्रतिमा स्थापित की जाती है। यही अंतर है। तो इसमें सिर्फ कृष्ण राधा की प्रतिमा स्थापित की जाती है, जबकि सतनामी रहस्य में वेदी में, ठीक है, इसके अंतर्गत सतनामी रहस्य के अंतर्गत वेदी में, ये रहस्य करते समय वेदी में राधा कृष्ण प्लस यानी कि इनके साथ श्री गणेश लिखेंगे आप, श्री गणेश व रिद्धि सिद्धि। अब मेरी आवाज़ सुन के आप लिखेंगे, जगह कम होने के कारण मैं प्रॉपर लिखने में थोड़ा असमर्थ हूँ। तो ये चीज़ हो गया, यहाँ तक एकदम क्लियर है। अब यहाँ देखेंगे इसमें भक्ति की प्रधानता अधिक होती है। स्वर्ण रहस्य में ये वेदी समझाऊंगा लास्ट में, ठीक है, इस पर लिख के रखो आप। भक्ति की प्रधानता अधिक होती है। इसमें भक्ति के साथ यानी कि रहस्य में भक्ति के साथ मनोरंजन भी इसका हिस्सा होता है, ठीक, यहाँ तक एकदम क्लियर। तो हमने दोनों पे बात कर ली है, स्वर्ण रहस्य और सतनामी रहस्य पे। तो स्वरूप पे भी एकदम क्लियर हो गया आपका। तो आधार हो गया, स्वरूप हो गया। प्रमुख कलाकार की ओर जाने से पहले अब ये वेदी आपको मैं समझा देता हूँ कि वो है क्या, ठीक है। तो ये लिख लिया होगा, कोने में आप लिख सकते हो या फिर आपको समझ आ ही जाएगा वेदी क्या है। देखेंगे मैंने कहा है कि वेदी में राधा कृष्ण की प्रतिमा स्थापित की जाती है, मतलब कुछ तो अच्छा धार्मिक स्थल होगा, बहुत अच्छा स्थल होगा। तो वेदी एक लाइन में समझा दूँ मैं इसको। वेदी होता है आपका धार्मिक, ठीक है, धार्मिक कर्मकांड के अंतर्गत ये पूजा स्थल होता है या फिर यज्ञ स्थल होता है, बस यज्ञ स्थल या फिर पूजा स्थल होता है। परफेक्ट, इसी को वेदी कहते हैं। और ये ऐसा स्थल होता है जहाँ किसी चीज़ को रखने लायक या फिर करने लायक जो है अच्छे से रखने लायक आधार होती है, ठीक है। तो इसी को क्या बोलते हैं, वेदी कहा जाता है। अब हम प्रमुख कलाकारों पे बात करते हैं। देखेंगे इसमें 2-3 चीज़ आपको नाम याद रखना पड़ेगा, ज़्यादा कुछ नहीं, विशेष कुछ नहीं है। पहला है केसरी सिंह, ठीक है, केसरी सिंह लिखेंगे। दूसरा विशेषर सिंह, तीसरा कौशल सिंह और चौथा रहेगा आपको मंझला महाराज। इसको लिखेंगे आप मंझला महाराज। मंझला महाराज के बारे में एक चीज़ है कि ये बिलासपुर से थे, ठीक है। मैं इसको बीएसपी लिखा हूँ, आप उसको बिलासपुर लिखेंगे टोटल, ठीक है। तो ये बिलासपुर से थे। एक चीज़ और इसमें लिखेंगे, बस ये चीज़ तो हो गया। एक अलग से विशेष चीज़ लिखेंगे, जो रासलीला छत्तीसगढ़ में जो रासलीला है ये बिलासपुर संभाग में अति प्रचलित है,
अति लोकप्रिय है। ये पॉइंट को ऐड करेंगे। बिलासपुर, ये मैं बीएसपी लिखता हूँ, बार बार बोल रहा हूँ, आपको बिलासपुर संभाग ही लिखना है। बिलासपुर संभाग में अति लोकप्रिय है। यहाँ तक की बात होगी, परफेक्ट। अब हम चलते हैं आयोजन पे। सभी डायमेंशंस पे हमने बात कर ली है। मेरे को नहीं लगता है इससे बाहर से क्वेश्चन आएगा, और आएगा भी तो वो शायद उसी के बाद से लिखा जाएगा कि ये भी क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। ये तो परफेक्ट है। इसके बाद हम चलते हैं आयोजन पे। इसका आयोजन किस प्रकार से होता है, तीन चार चीज़ों पे आपको फोकस करना होगा, उससे ये भी खत्म हो जाएगा। इसको भी मैं सब टॉपिक्स में तोड़ रहा हूँ। देखिए कैसे, रहस्य बेड़ा, ठीक है, आप पहले लिख के रखिए, मैं बता रहा हूँ। रहस्य बेड़ा, उसके बाद देखेंगे राजधारी। ऐसे आप तोड़ोगे ना तो आपको यूं ही याद आ जाएगा राजधारी। और लास्ट लिखेंगे चितेर जनजाति, चितेर जनजाति के, या फिर चितेर जाति लिखेंगे, इवन जाति के कलाकार, ठीक है। बस अब ये कैसे यहाँ पे आपको करना है फॉर्मेटिंग मैं बता रहा हूँ। रहस्य बेड़ा यानी कि रासलीला के लिए जो स्थल चूज की जाती है, फिर जिस स्थल पर रासलीला की जाती है उसको रहस्य बेड़ा कहते हैं। कोई दिक्कत नहीं। तो जो रासलीला के लिए स्थल चूज की जाती है, फिर जो रासलीला के जो स्थल होती है उसे ही रहस्य बेड़ा कहते हैं, ठीक है। उसके बाद राजधारी, जो रासलीला का जो इसका जो नाट्य होता है, इसका संचालन करने वाला को राजधारी कहते हैं। उसके बाद चितेर जाति के कलाकार, इनके द्वारा रासलीला करते समय पूरे गांव में जो है पौराणिक मूर्तियाँ, ठीक है, पौराणिक जो है मूर्तियाँ स्थापित की जाती है। तो ये चीज़ रही तीन चीज़। इसके बाद अब आयोजन कैसे होता है वो बता रहा हूँ मैं आपको। तो सबसे पहले कृष्ण राधा की प्रतिमा स्थापित की जाती है, साथ में श्री गणेश, इसको आप लिखते जाएंगे, कृष्ण राधा लिखेंगे। कृष्ण राधा की प्रतिमा के साथ साथ श्री गणेश, और साथ में रिद्धि सिद्धि, ठीक है, रिद्धि सिद्धि, इनकी प्रतिमा स्थापित की जाती है। उसके बाद इसको शुरुआत करने से पहले, रासलीला को प्रारंभ करने से पहले एक प्रतीक चिन्ह के रूप में, याद रखेंगे, प्रतीक चिन्ह आप पूरे लिखेंगे, चिन्ह के रूप में खम्भ की स्थापना की जाती है। और लेकिन इस खम्भ को खम्भ नहीं बोला जाता, मैं आपको समझाने के लिए बोला हूँ, यहाँ भी है। इसको लिखेंगे धुंध, ठीक है, धुंध। अब देख के लिखिए, यहाँ लिख दे रहा हूँ मैं, ठीक है, ये बोला जाता है धुन, ठीक है। तो इसको खम, ये बेसिकली खम ही होती है, इसलिए मैंने खम लिखा है ताकि आपको समझ में आ जाए। तो मैंने क्या कहा है, कृष्ण राधा के साथ साथ श्री गणेश की प्रतिमा, रिद्धि सिद्धि की प्रतिमा स्थापित की जाती है। और जो है रासलीला स्टार्ट करने से पहले, प्रारंभ करने से पहले प्रतीक चिन्ह के रूप में धुन की स्थापना की जाती है। मतलब ये क्या होता है, प्रतीक चिन्ह होता है, जो एक प्रकार से खंबा ही होता है, खम्भ ही होता है। परफेक्ट, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब जब रासलीला हेतु, जब रासलीला की जाती है, इस टाइम में पूरे गांव को ब्रजमंडल की तरह सजाया जाता है। और उसके बाद मैं जो तीन चीज़ों पर मैंने बात करी है, रहस्य बेड़ा, राजधारी, चितेर जनजाति, इसको एक्सप्लेन करोगे तो आपको मेंस के लिए मोटा मोटी का अच्छी खासी बहुत अच्छे से आंसर बन जाएगा। तो ये तो रही रहस्य के बारे में। इसके आगे हम चलते हैं। ये रहस्य, आई होप कि ये बहुत अच्छे से आपको समझ आ गई हो, किसी भी डायमेंशन को मैंने नहीं छोड़ा है, ये बहुत हेल्प करेगी। माओपाटा बहुत इंटरेस्टिंग है क्योंकि यहाँ एक शिकार नाट्य है। सबसे पहले पॉइंट में लिखेंगे मुड़िया जनजाति का, ठीक है, मुड़िया बोल रहा हूँ, मुड़िया जनजाति का यहाँ एक शिकार नाट्य है, ठीक है, इसको आप लिखेंगे शिकार नाट्य है। माओ का अर्थ होता है, ये माओपाटा दो शब्दों से मिलकर बना है, माओपाटा। माओ का अर्थ होता है, ठीक है, सांभर, ठीक है, सांभर। और पाटा का अर्थ होता है गीत। इस प्रकार यहाँ गीत नाट्य है, ठीक है, गीत नाट्य है। अब गीत सांभर ऐसे नहीं बोल सकता हूँ क्योंकि शिकार करने वाला नाट्य है, पहले ही बोल रहा हूँ मैं शिकार नाट्य है बोल के। तो इस प्रकार ये गीत नाट्य है। अब इसमें होता क्या है, सबसे पहले देखेंगे, युवक लोग सबसे पहले जाते हैं और फिर किसी सांभर को देखते हैं, फिर भैंस भी बोला जाता है। ये शिकार पाकर, यानी कि शिकार को देख कर ये बहुत खुश हो जाते हैं। परफेक्ट। तो किसी भी सांभर या फिर भैंस, इसको आप बिल्कुल जो बोल रहा हूँ हूबहू लिख सकते हो आप, ऐसी ही है, ठीक है। किसी भी सांभर या भैंस का शिकार पाकर ये खुश हो जाते हैं और फिर इसको घेर के मारने की तैयारी करते हैं। परफेक्ट। खुश होने के बाद इसको घेर कर, ठीक है, पूरा लिखेंगे आप, मारने की तैयारी करते हैं। और इसी को मारने के दौरान एक युवक या फिर एक शिकारी बेहोश हो जाता है। ये नाटक हो रहा है। परफेक्ट, ये नाटक हो रहा है, ठीक है, ये रियल नहीं है, ये नाटक ऐसे इन लोग दिखाते हैं, जिसको ही माओपाटा नाट्य बोला जाता है। तो ऐसे इन लोग मंचन करते हैं।
मंचन इस ऐसे किया जाता है कि सब लोग घेरते हैं शिकार को। इसी दौरान एक नाटक करता है, यानी नाट्य करता है वो बेहोश होने का। इसके बाद सिरहा को बुलाया जाता है। किसको बुलाते हैं? सिरहा। इसको बिल्कुल लिखो, सिरहा को बुलाया जाता है। फिर ये सिरहा जो है झाड़ फूंक करके इसको ठीक कर देता है। जब ये ठीक कर देता है इसके बाद इन लोग उठते हैं और फिर शिकार का शिकार कर लिया जाता है। इसको सेम लिखेंगे, मैं लिखने की टेक्निक नहीं बताऊंगा, सेम ऐसे ही लिखना है। शिकार का शिकार कर लिया जाता है और सभी खुशी से झूम उठते हैं। यही है माओ पाटा। लोक नाट्य के अंतर्गत अगला आपका है भत्रा नाट्य। ये भी बहुत IMP बहुत इंपॉर्टेंट रखता है, देखेंगे। भत्रा नाट्य को सबसे पहले इसका अन्य नाम में चलेंगे। भत्रा नाट्य को उड़िया नाट्य भी कहते हैं और इसका उड़िया नाट्य कहने का कारण यही है कि ये उड़ीसा से इनका आगमन हुआ है, उड़ीसा से प्रभावित है। परफेक्ट। और ये प्रमुख रूप से यहाँ पे लिखेंगे तो देखेंगे इसको उड़िया नाट्य भी कहते हैं और मैंने बताया है उड़ीसा से प्रभावित है, यानी कि उड़ीसा से इनका आगमन हुआ है। और ये प्रमुख रूप से बस्तर, ठीक है, इसको लिखेंगे प्रमुख रूप से बस्तर में यह किया जाता है। परफेक्ट है यहाँ तक। तो क्या लिखेंगे? प्रमुख रूप से बस्तर। सेकंड देखेंगे ग्रीष्म ऋतु में, प्रायः इसका जो आयोजन होता है ग्रीष्म ऋतु में होता है, खुले मंचों में होता है। सेकंड चीज चलते हैं हम लोग कलाकारों पे। कलाकारों में 20 से 40 कलाकारों का समूह होता है। कलाकारों को नाट्यगृह कहा जाता है और उसके कलाकारों को जो प्रमुख होता है उसको आपको बोल देंगे आपका नाटगुरु कहा जाता है। परफेक्ट, ठीक है। तो 20-40 कलाकारों का समूह होता है, मैंने कहा है। कलाकारों को नाटगृह कहा जाता है और उसके प्रमुख एक मुखिया होता है, उसको नाटगुरु कहा जाता है। क्योंकि जो भी आयोजन होता है भत्रा नाट, ये जो भी आयोजन होता है इन्हीं नाटगुरु के सामने होता है, तो ये मुखिया है। उसके बाद देखेंगे सभी जो कलाकार होते हैं पुरुष ही होते हैं, इसमें महिलाएं नहीं होती है। और फिर इनकी बोली और भाषा, जो भत्रा नाट है इसकी बोली और भाषा भत्री होती है। और उद्देश्य मैंने आपको बताई है, लोकनाट्य के सबसे पहले हमने विशेषताओं पे बात करी है, वहाँ भी उद्देश्य पे भी बात करी है कि हमने कहा है कि सामाजिक कुरीतियाँ होती है या फिर सामाजिक विद्रूपताएँ होती है या फिर सामाजिक बुराइयाँ होती है, इन्हीं को नष्ट करना इनका उद्देश्य होता है। या फिर नष्ट करना ना बोल के एक संदेश देते हैं कि इन पर तीखी चोट की जाती है कि समाज में ये बुराई हो सकती है, ये कुरीतियाँ हो सकती है। परफेक्ट। तो इनकी उद्देश्य में लिखेंगे सामाजिक कुरीतियाँ या फिर सामाजिक विद्रूपताओं को तीखी चोट करना। परफेक्ट। तो अब हम अंतिम लोकनाट्य पे बात करते हैं जिसका नाम है खमस्वांग। हमने ये छोटी छोटी चीज़ लिख के रखी है क्योंकि कम टाइम में हम लोग को बहुत ज़्यादा सिलेबस कंप्लीट करना होता है और ये लोकनाट्य बहुत बहुत बड़ा टॉपिक था जिसको हमने 2 वीडियो में ख़त्म कर लिया और बहुत कम मिनट्स में, इवन ये फिर 2-3 घंटे की क्लास थी। तो देखेंगे खमस्वांग। खमस्वांग के बारे में देखेंगे, इसके शाब्दिक अर्थ है, ठीक है, शाब्दिक अर्थ है। खमस्वांग का अर्थ होता है खंबा, अर्थात खंबा के आसपास नृत्य करना, इसी को खमस्वांग कहते हैं। और एक कोरकू जनजाति में होती है, सबसे पहली चीज़ तो ये याद रख लो आप, ठीक है। कोरकू जनजाति में आयोजित होने वाली लोकनाट्य है। तो यह खमस्वांग कोरकू जनजाति में आयोजित होने वाली लोकनाट्य है। खमस्वांग का अर्थ होता है, इस यहाँ पे लिखेंगे, एक खंबा ही होता है, खंबा के आसपास करने वाला नृत्य, आसपास करने वाला नाट्य होता है एक्चुअल में, ठीक है, और नृत्य भी कहते हैं इसको। तो ये चीज़ हो गई। तीसरी चीज़ है कोरकुओं में जो खमस्वांग है 3 पारंपरिक स्वांगों में दिखती है। झेरी, इसको झेरी बोलेंगे, पारडी, पारडी, ठीक है। उसके बाद खम। तो खमस्वांग आपको समझ में आ गया है क्या होती है, खंबा के आसपास नृत्य करना या फिर नाट्य करना। परफेक्ट। मेघनाथ ने, रावण पुत्र है मेघनाथ ने कोरकुओं को विपत्ति से बचाया था, ऐसा मान्यता है। यही कारण है कि कोरकू इनकी स्मृति में एक मेघनाथ खंभ, ठीक है, मेघनाथ, ठीक है, मेघनाथ खंभ या फिर मेघनाथ स्तंभ एक उन लोग स्थापित करते हैं, ठीक है। और ये मेघनाथ स्तंभ स्थापित करके इसके चारों ओर ये नाट्य करते हैं। परफेक्ट, यहाँ तक परफेक्ट है। जिन कोरकुओं, ये कोरकुओं के हर गांव में, हर गांव के बीचों बीच आपको मेघनाथ जो है खंभ देखने को मिलेगा, ये स्तंभ बोल लो आप, ये देखने को मिलेगा ही। और जहाँ पे ये मेघनाथ जो खंभ होता है नहीं होता, वहाँ पे अस्थायी खंभ गाड़ कर ये नाट्य करते हैं। और यहाँ मेघनाथ पर्व देव प्रबोधिनी को इन लोग करते हैं। देव प्रबोधिनी मतलब नवरात्रि से लेकर, जो नवरात्रि से दिवाली के बाद जो देव प्रबोधिनी होती है, इसी रात्रि को, ठीक है, रात्रि को कोरकू जनजाति के जो लोग हैं इन लोग मेघनाथ खंभ के आसपास नाट्य करते हैं। तो इस प्रकार खत्म होता है आपका खमस्वांग। तो आप यहाँ पे नंबर देख रहे होंगे 7 लोकनाट्यों पे बात की है जो कि कम से कम 2 घंटे क्लास बनती थी। इसको मैंने बहुत कम क्लासेस में की है, क्योंकि बहुत कम मिनट में की है, क्योंकि मैंने एक टॉपिक्स आपको लिख के पहले से रखी है, उसके बाद एक्सप्लेन करी है। आई होप कि ये वीडियो आपको बहुत अच्छे समझ आया होगा। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक हमने खत्म की है। इसके आगे अब हम लोक पर्व पे जाने वाले हैं, तो बिल्कुल वीडियो के साथ बने रहेंगे। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करेंगे, आप लोग वीडियो देखते जरूर, सब्सक्राइब करना भूल जाते, प्लीज़ सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू सो मच।